हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम लेक्चर 12 गुप्त काल की विशेषता और सट दर्शन के बारे में देखने वाले हैं। लेक्चर की जो यह PDF है, यह आपको टेलीग्राम चैनल BW कैंपस पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक MCQ आपसे पूछना चाहेंगे और देखते हैं कि आपकी तैयारियों को लेकर क्या कैसे है। तो यहाँ पर हमारा सवाल है कि गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। मतलब एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, इनमें से कौन थे? भानुगुप्त थे, बाणभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, इसका वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपके सही जवाब हैं आर्यभट्ट। अब इनके बारे में जानते हैं, बहुत ही महान ये मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे भारत के, और ये गुप्तकालीन थे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत, लेक्चर 12। तो यहाँ पर हम देखते हैं भास ने, अब जो हमने लेक्चर 11 किया था उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। भास ने सोप्रावास्तत लिखा एंड शूद्रक ने मृच्छ कटिकम शासन व्यवस्था एवं नगर निगम का उल्लेख इसमें मिलता है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त की रचना की। कालिदास के द्वारा जो देखा जाता है विशेष तौर पे 3 चीज़ें हैं, महाकाव्य है और यहाँ पर खंड काव्य है, ये खंड काव्य है और नाटक। तो तीनों में से महाकाव्य में रघुवंश और कुमार संभव, और यहाँ पर खंड काव्य में इनका है ऋतु संहार और मेघदूत, और साथ ही साथ इनके नाटक में मालवी का निमित्रम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षियम, ये इनके 3 नाटक हैं बहुत ही विख्यात। इनको आप याद रखिएगा, कालिदास का, विशाख दत्त, शूद्रक, भास, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनकी जो रचनाएं हैं। और याद रखिएगा ये बहुत ही स्वर्णिम युग था साहित्यिक विकास के लिए। चलते हैं हम आगे। यहाँ पर हम देखते हैं इसी काल में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ मौजूद थे। उन्होंने गणित को ज्योतिष से अलग किया। इन्होंने बताया कि भैया गणित का विषय और ज्योतिष का विषय दोनों अलग अलग थिंग्स है, और इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने स्पष्ट किया पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। बाणभट्ट ने यहाँ पर आर्यभट्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और उन्होंने उसकी परिधि का मान भी बताया। इसकी रचना आर्यभट्टियम है, जो इनकी रचना है आर्यभट्टियम। भारत की पहली सैटेलाइट भी जो है आर्यभट्ट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट। तो याद रखें यहाँ पर जो मैंने यहाँ मेन पॉइंट लिखे हैं, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। वर्ष में 365 दिन की गणना यहीं से प्रस्तुत किया इन्होंने। आगे हम देखते हैं ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त ने किसका सिद्धांत दिया? गुरुत्वाकर्षण का। और आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर आप सर न्यूटन को भी पाते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अंतर्गत, बट हाँ, ब्रह्मगुप्त ने इसको बहुत ही समय पहले ही इस सिद्धांत को दे दिया था। वराहमिहिर प्रमुख ज्योतिष एवं खगोल विद्वान थे। वराहमिहिर कौन थे? प्रमुख ज्योतिष और खगोल विद्वान थे। रचना इनकी क्या है? वृहत संहिता, वृहत जातक और योग माया इनकी रचना है। और नागार्जुन पारे की खोज इन्होंने की। नागार्जुन ने क्या किया? पारे की खोज की। हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या विशेषता है। सालिहोत्रा ने अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो घोड़े संबंधित है। पालकाय ने हस्तायुर्वेद, हाथ से संबंधित। एंड भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एंड गणितज्ञ रचना। लीलावती एंड सिद्धांत शिरोमणि इनके प्रमुख रचना है भास्कराचार्य की। खगोल गणितज्ञ भी हैं और यहाँ पर प्रख्यात है खगोल गणितज्ञ।
अब हम देखते हैं षड दर्शन के बारे में। षड दर्शन क्या है? संख्या दर्शन, इसमें अज्ञानता को ही दुख का कारण बताया तथा विवेक ज्ञान को उससे मुक्त का एकमात्र उपाय बताया गया। षड दर्शन में ये जो संख्या दर्शन देख रहे हैं, इसके बारे में लिखा है, यह संख्या दर्शन इसमें अज्ञानता को ही दुख का कारण बताया है तथा विवेक ज्ञान को उससे मुक्त एकमात्र उपाय बताया गया है। संख्या दर्शन में हम क्या देखते हैं? यह द्वैतवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? द्वैतवादी। इस दर्शन में आत्मा एवं पुनर्जन्म की स्वीकृति है। आत्मा और पुनर्जन्म की स्वीकृति है। जैन दर्शन के यह निकट है। ये जो संख्या दर्शन की बात है, ये जैन धर्म से काफ़ी मिलता जुलता है। महर्षि कपिल, प्रवर्तक कपिल और संख्या दर्शन इन्होंने ही किया। ईश्वर कृष्ण ने संख्य कारिका इन्होंने किया। साथ ही साथ हम देखते हैं योग दर्शन। योग दर्शन में पतंजलि दर्शन भी देखते हैं, जिसके प्रवर्तक पतंजलि। आज आप देखते हैं एक बहुत बड़ा मार्केट में एक जायंट वेंचर में बन चुका है पतंजलि ग्रुप। उसी प्रकार से देखिए महर्षि जो पतंजलि हैं, योग दर्शन इन्हीं का है। बाबा रामदेव को आप देखते हैं योग दर्शन को लेकर ये आगे कितना बढ़े हैं, और इन्हीं का नाम यूज़ हुआ है पूरे इनके ग्रुप को बढ़ावा देने में। न्याय दर्शन के तौर पे हम देखते हैं प्रवर्तक अक्षपाद गौतम, रचना न्याय सूत्र है इनकी। मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। मोक्ष के लिए किसका प्रयोग किया गया है? अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। वैशेषिक दर्शन हम देखते हैं। वैशेषिक दर्शन में क्या है? प्रवर्तक उलूक कड़ाद हैं। कौन है प्रवर्तक? उलूक कड़ाद हैं। इनके अनुसार विश्व का निर्माण पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल से हुआ है। इनके अनुसार जो यहाँ पर विश्व है उसका निर्माण पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल से हुआ है, और ये वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत है। इसको याद रखिएगा, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। मीमांस दर्शन के बारे में हम देखते हैं। मीमांस दर्शन वेदों पर आधारित है। प्रवर्तक इसके जैमिनी, प्रमुख आचार्य यहाँ पर सबर स्वामी। जैमिनी इसके मीमांस दर्शन के प्रमुख हैं, एंड आचार्य जो हैं सबर स्वामी हैं। उत्तर मीमांस दर्शन, ये अंतिम षड दर्शन है। उत्तर मीमांस दर्शन, इनके बारे में देखते हैं। इसमें ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। किस पर विशेष बल दिया गया है? ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। प्रवर्तक वादरायण, रचना ब्रह्मसूत्र। इनकी जो रचना है वादरायण की वो क्या है? ब्रह्मसूत्र है। एंड प्रमुख आचार्य यहाँ पर गौड़ पाद हैं इनके प्रमुख आचार्य। वेदांत दर्शन में आत्मा एवं ब्रह्म एक है। वेदांत दर्शन में क्या बताया गया है? आत्मा और ब्रह्म को एक बताया गया है, जबकि वेदांत में केवल ब्रह्म सत्य है। वेदांत में क्या है? केवल ब्रह्म सत्य है। वहीं पर वेदांत दर्शन में आत्मा एवं ब्रह्म को एक बताया गया है। तो ये रहा आपका लेक्चर नंबर 12। अब यहाँ पर एक फाइनल लेक्चर होगा जिसमें शिक्षा को लेकर, एंड फिर यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा शिक्षा एंड फिर उसमें चोल को भी मैनेज कर दूँ और दोनों को एक में कर दूँ, और आपका हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ये लेक्चर 12 था। लेक्चर 13 में मैं कोशिश करूँगा एंशिएंट हिस्ट्री पूरी क्लियर हो जाए, एंड फिर इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए एंशिएंट हिस्ट्री का वन डे एग्जामिनेशन में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से अभी तक सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।